नमस्कार दोस्तों। आज फिर आईपीसी की धारा के तहत एक बार फिर प्रेजेंट हैं और आज हम आईपीसी की धाराओं में एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, आईपीसी की धाराएं जो है इस बार यूपीएसआई में जो आ रही हैं वो केवल सामान्य जानकारी के उसमें आएगी। आप समझें कि आपको 511 भी धाराएं याद होनी चाहिए, नहीं। व्यवहारिक रूप से जो धाराएं लगती हैं, जो धाराएं व्यवहारिक रूप से काम आती हैं, व्यवहारिक रूप से आपको वो धाराएं आती हैं या नहीं आती हैं, बस उतने ही के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। और यही परीक्षा में भी आपको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि व्यवहारिक ही पूछी गई हैं। बाकी तैयारी तो आप में ये देखी गई है कि तुम ऐसा ही बनने लायक हो या नहीं। बाद में तो वो वहाँ पढ़ाई कराएंगे और ऐसा ही बनाएंगे आपको। ठीक है, तो व्यवहारिक जानकारी आपको होनी चाहिए आईपीसी के तहत। तो भारतीय दंड संहिता के बारे में चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें धाराओं के बारे में बताया गया है और ये है अध्याय नंबर पहला। इसे प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है, और प्रस्तावना में 1 से लेकर के 1 से 5 तक की धाराएं इसमें आती हैं। ठीक है, तो नंबर एक में धारा में है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तक का विस्तार कर सकते हैं। नंबर 2 में कहा गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों पर दंड दे सकते हैं। नंबर 3 में कहा गया है भारत के परे यानी अलग किए गए किंतु उसके भीतर विधि यानी विधि के भीतर के अनुसार विचारणीय अपराध। इसका मतलब ये हो गया कि भारत से तो बाहर है, लेकिन भारत के ऐसे क्षेत्र में है वो जहां भारत का एक रजिस्ट्रेशन है, वहां पर किया गया कोई भी कृत्य उस पर जो है आईपीसी की धाराओं का उल्लेख किया जाएगा उस पर। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए कोई जहाज है या कोई पोर्ट है या कोई मान लीजिए ऐसा स्थल है जहां भारतीय दूतावास है, तो वहां आईपीसी की धाराएं ही लगेंगी 1860 की। चलो दूसरा नंबर, अध्याय नंबर दूसरे की बात करते हैं। अध्याय नंबर 2 में ये कहा गया है कि यहाँ धाराएं जो है 6 से 52 का तक सम्मिलित हैं, लेकिन हम इसमें केवल इस अध्याय का नाम है स्पष्टीकरण, तो हम केवल स्पष्टीकरण के बारे में ही देखेंगे। स्पष्टीकरण में कहा जाता है कि एक तरीका से व्याख्या, स्पष्टीकरण का अर्थ होता है एक तरीका से व्याख्या करना यानी स्पष्ट करना। ठीक है, इसमें कोई धारा का उल्लेख नहीं होता है, लेकिन धाराओं के नाम से इसे बांट दिया गया है। पहला है बेईमानी। तो बेईमानी का इसमें धारा नंबर 24 में बेईमानी को समझाया गया है कि बेईमानी क्या होती है। कपट पूर्वक इसे भी समझाया गया है, अपराध भी समझाया गया है 40 में, और 43 में अवैध। ऐसे और भी शब्द हैं जिनके बारे में इसमें समझाया गया है, लेकिन मैंने उचित यही 4 समझे। ठीक है, अगला अध्याय है 3 और 4 अध्याय को मिक्स कर दिया गया है। यहां पर देखें, अध्याय नंबर 3, और इसमें कहा गया है कि दंड के विषय क्या होंगे, और धाराएं 53 से 75 तक। और दूसरा है साधारण अपवाद, और 76 से 106 तक। तो दंड के बारे में हम समझेंगे, दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दंड जो है धारा 53 में कहा गया है दंड के बारे में, और क्या क्या कहा गया है वो देखिए। दंड 5 प्रकार के होंगे। पहली बात तो दंड 5 प्रकार के होंगे। नंबर 1 मृत्यु दंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, और नंबर 3 कारावास। कारावास जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर कारावास और एक सादा कारावास। और चौथा है संपत्ति का समर्पण, यानी संपत्ति सब छीन ली जाएगी या समर्पण कर ली जाएगी। और अगला है जुर्माना। ये 5 प्रकार के दंड हैं। पहले 6 थे, अब 5 रह गए, 1 हटा दिया गया है। ठीक है, उसे हटा दिया गया, केवल यही पूछेगा कितने प्रकार के दंड हैं वर्तमान में। चलिए अगला पॉइंट आता है विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक कार्य करता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कार्य कर रहा है और अचानक उस
उसके न करने पर कोई कार्य गलत हो जाए तो उसे हम एक दुर्घटना करार देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए ऐसा ही बन गए, या कोई कांस्टेबल है और कोई कार्य कर रहा है, दुर्घटना से ऐसा कोई कार्य हो जाए, किसी को आघात हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो एक दुर्घटना कार्य होगा। और किसके? विधिपूर्ण संसाधनों से, यानी विधिपूर्ण संसाधन, जो विधि के संसाधन दिए गए उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई दरोगा है और वो रिवॉल्वर से अचानक उसका रिवॉल्वर चल जाता है साफ करते हो, तो सामने बैठा वाला व्यक्ति मर जाता है या घायल हो जाता है, तो उसे दुर्घटना करार दिया जाएगा। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, हम इतना ही कंप्लीट समझेंगे कि दुर्घटना जो विधिपूर्ण है। अगला है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कार्य करने। 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन पर कार्य करना, शिशुओं पर जो कार्य कराए जाते हैं वो भी एक इसी में 82 में आता है, और 83 में 12 वर्ष तक के बच्चों को निषेध है ये। ठीक है, इन पर कार्य नहीं करा सकते। 92 में, धारा 92 में दे रखा है सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। अगर कोई सूचना देता है सद्भावना पूर्वक तो ये एक अपराध नहीं है, और उस पर सद्भावना के पूर्ण उसकी जानकारी रखी जाएगी। प्राइवेट प्रतिरक्षा दे सकता है वो सद्भावना पूर्वक कोई भी जानकारी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो गया और पुलिस को सूचना देने वाला कोई पहुंच गया, तो ये ना समझे कि वो पुलिस वाले उस पर जो है उस केस को लगा देंगे, नहीं, लेकिन वो सद्भावना पूर्वक जानकारी दी है, उसने सूचना दी है। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा, कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का रक्षा कर सकता है, बॉडीगार्ड रख सकता है। ठीक है, अपने स्वयं, और अस्त्र शस्त्र भी रख सकता है, लेकिन उसे कानून के तहत। ठीक, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में जो है धारा 100 में कहा गया है, ये पूछेगा। अगला है 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में कहा गया है कि दुष्प्रेरणा के विषय में। तो दुष्प्रेरणा क्या होता है ये समझिए। पहले नंबर, दुष्प्रेरणा एक अपराध होता है। ठीक है, और 107 से 120 अपराध षड्यंत्र में 107 से 120 तक की धाराएं लगती हैं दुष्प्रेरणा में, यानी अपराध करना, अपराध का षड्यंत्र करना। तो अपराध का षड्यंत्र करना 120 धारा के तहत आईपीसी की धारा है इसकी। चलिए अगला 6वां पॉइंट है कि राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है तो इसका विषय 121 से 130 के विषय में आता है। ठीक है, इसमें जो है राजद्रोह 124 में राजद्रोह को दर्शाया गया है कि राजद्रोह जो है धारा 124 के तहत आता है।